साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सीरीज है, इसके तहत हम लोग जो है भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन जो पुस्तक है इसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास वाला जो सेक्शन है, इसमें यदि आप 9वां पॉइंट देखें या कहें 9वें टॉपिक को देखें, मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक जो है विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड करके घटनाचक्र मोबाइल ऐप पर आप उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए मौर्य साम्राज्य के संबंध में जो पहला प्रश्न है, तो उस पहले प्रश्न पर चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ए ऑप्शन अगला है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। इसमें सबसे पुराना मौर्य राजवंश है। ठीक है, इसका समय 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश आता, फिर गुप्त वंश और फिर वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। अगला है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा किसका ग्रंथ है? तो विशाखदत्त के ग्रंथ में। देखिए, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो सैंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस क्या कहा था? एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस तथा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अगला है, निम्न से किसने सैंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? जस्टिन ने किया था। किसने किया था? जस्टिन ने किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौटिल्य। देखिए, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से ज़्यादा विख्यात रहे हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अगला है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उन्हें या उसे द्विज सर्व मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य का नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त जो है माना है, तो आप भी विष्णुगुप्त ही मानेंगे। आगे चलते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य के अन्य नामों में विष्णुगुप्त मिलता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य मिलता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है आपका किस पे है? ये अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। देखिए, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विशेष जानकारी मिलती है। मतलब इसमें आर्थिक संबंध भी, विदेश नीति भी है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास है। मतलब इसमें एक से अधिक चीज़ों के बारे में, इसलिए
ई ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है। ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है, तो राज्य का 7वां अंग आपका मित्र है। देखिए, सुहृदय या मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। मित्र राज्य के कान है। राज्य के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज अर्थात आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें आपका राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपके कितने कथन 3 कथन है, इनसे बताने कितने कथन सही है, कौन कौन से। पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, सही है। स्त्री दास अपने मालिक के ससर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। स्त्री दास अपने मालिक के ससर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा आप देखें तो यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। अगला है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक है। अगला है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, तो डिमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डिमेकस या डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। अगला है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में मिलता है। बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में मिलता है। ठीक है। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती अर्थात उज्जैनी का उपराजा अर्थात वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तो उज्जैनी वाले क्षेत्र का जो उपराजा या वायसराय था वो अशोक था, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका, तो ये लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में जो पटना है, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम जानते थे, में स्थित बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के जो है अवशेष कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। पहले ही हम लोग ऊपर बात किए, बुलंदी बाग कहाँ पे है, पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग और कुम्हरार दोनों। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। अगला है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से संबंध में आता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का जो प्रदेश रहा है, सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है। यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। बी ऑप्शन हो जाएगा। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, तो सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दिया गया मानचित्र संबंधित है किससे? तो दिया गया जो मानचित्र है वो आपका अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में के समय से संबंधित है। देखिए, उपयुक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक की साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक ने, ठीक है। देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। अगला है निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो है आपका अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग था, परंतु श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, शालिपुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो देखिए, दक्षिण के राज्यों को उल्लेख किसमें मिलता है? तो द्वितीय बृहद शिलालेख में मिलता है। अगला है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में उल्लेख है, समीपवर्ती सीमावर्ती राज्यों के रूप में। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, शालिपुत्र, केरलपुत्र आदि का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने इसका निर्माण कराया था। देखिए, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल या औषधालय एवं औषधि विभागों का निर्माण करवाया था। अगला है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवान प्रियम की उपाधि। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठता था। 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, उसने उसके अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख मिलता है। तो 2 और 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत होती है। इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तुष नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अगला है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीत होती है कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, बिहार में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन से? तो यहाँ पे 4 शासक हैं: चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो यहाँ पर आप देखें, जो अशोक था, अशोक और दशरथ, ये दोनों, दशरथ अशोक का पौत्र था, तो अशोक और दशरथ ये दोनों ही जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, दशरथ भी जो है वो अशोक की तरह, ये अशोक का पौत्र था दशरथ,
अशोक की तरह देवानापियम की उपाधि धारण करता था। रज्जुक कौन थे? रज्जुक जो है ये मौर्य शासन में अधिकारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह जो है आपका व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता है। तो देखिए, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों जिसे कारवां कहा गया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने पंथों का अगुआ प्रमुख या अध्यक्ष हो वह सार्थवाह है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक। तो इसमें जो अग्रहारिक है ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है, अग्रहारिक, जबकि युक्त प्रादेशिक रज्जुक हैं। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 पदाधिकारी कौन थे? युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकारी प्रदान किया गया। प्रादेशिक या मंडल का प्रधान अधिकारी था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो इसमें आपका अग्रहारिक का वर्णन नहीं मिलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने राज्य प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया हुआ है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सारनाथ, ये सांची का जो स्तूप है इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सांची के स्तूप को। देखिए, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि जो अन्य विकल्प हैं आपका, जैसे भरोहित है, देखिए एक सेकेंड, भरोहित है, अमरावती है और सारनाथ है। तो देखिए, जो भरोहित है, भरोहित का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरोहित के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के समय बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। यह स्तूप बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। अगला है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम याबी क्या रहा है? तो काकड़ाम था। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में बिदसा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया। इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूप का दूसरा नाम चेतीय गिरी भी कहा गया है। चौथी सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम या काकनाड़ महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारिपुत तथा मोद गलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। जैसे शुंग काल में इस अर्धगोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो भरहुत का जो स्तूप है ये शुंगकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। भरहुत का स्तूप शुंगकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका एवं तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया गया था। ठीक है, शुंग काल में किया गया था। सांची के स्तूप का परिवर्धन एवं सौंदर्यीकरण भी इसी काल में हुआ। तो अतः प्रश्नगत विकल्पों में भरहुत का स्तूप शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। अगला है इसमें निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो आपका सांची के स्तूप में मिलता है, सांची के। ठीक है, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप के दक्षिणी तोरण पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा बोध गया का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्तूप के तोरण पर महात्मा बुद्ध के जन्म महापरिनिष्क्रमण एवं उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर में उनके अवशेषों के बंटवारे आज संबंधित दृश्य अंकित किए गए हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, स्थान और उस स्थान पर कौन सा स्मारक या भग्नावशेष है, तो इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, कौशाम्बी में घोषताराम मठ है। घोषताराम मठ कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। राणा भर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। और सहेत महेत जो है, सहेत महेत ये श्रावस्ती में। फिर से देख लीजिए,
आपका कौशाम्बी में कौन सा है? घोषताराम मठ है, घोषताराम मठ कौशाम्बी में है। रानाभर स्तूप, रानाभर कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। शहेत महेत जो है ये श्रावस्ती में है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद वो जाते हैं कपिलवस्तु। सबसे पहले लुम्बिनी जहाँ जन्म होता है, लुम्बिनी के बाद जाते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के बाद जाते हैं गया। गया के बाद सारनाथ। सारनाथ के बाद कुशीनगर और सबसे लास्ट में जो है श्रावस्ती जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में स्टार्ट करते हैं और श्रावस्ती में समाप्त करते हैं। तो श्रावस्ती, लुम्बिनी, फिर गया, लुम्बिनी के बाद नहीं, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गया, गया के बाद जो है सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर आपका लुम्बिनी आता है, सॉरी श्रावस्ती आता है। ठीक है, अगला है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये शिलालेख ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें शामिल प्रमुख स्थान है सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी तथा शोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक भाषा, तो द्विभाषीय अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो सहबाजगढ़ी का जो लेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। देखिए, तो 2 जो है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प में केवल सहबाजगढ़ी है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थरों की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अगला है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसप ने, सर जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जॉर्ज प्रिंसप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? तो ये विलियम जेम्स प्रिंसप ने किया था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे किस लिपि में? तो खरोष्टी लिपि में रहे हैं। ठीक है, सहबाजगढ़ी में, ठीक है, और मानसेहरा में। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखें तो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख अधिकांशतः प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर के खरोष्टी है। सरायकुना की लिपि आरमेइक एवं ग्रीक है। अगला है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो ये कहाँ से पता चलता है? अनुराधापुर से मिलता है प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चलता है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरवा, शहगौरा और महास्थान। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऐसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं? बाईं से दाएं लिखते हैं, तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये कौन सी लिपि थी? ये खरोष्टी लिपि थी। कौन सी? खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसप, ग्रोटेफेंड, लैसन आदि विद्वानों को दी जाती है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है वो क्या नाम है? प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख मिलता है, प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों संबोधित किया गया। पुराणों में उसे जो है अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जो है आपका प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते रहे हैं। अगला है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख
प्रियदर्शी एवं देवान प्रियम के रूप में किया गया है। अशोक का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो देखिए, इस पर बढ़िया पॉलिश है, सही है, ये अखंड है, सही है। स्तंभों का सेट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं, स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये पृथक रचना है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रांड्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये कगनहल्ली में ये उल्लिखित है। ठीक है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्रण उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राण्यो अशोक, राजा अशोक लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका माशकी अभिलेख है। माशकी अभिलेख। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। माशकी, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलम, 4 नाम याद रखिएगा। माशकी, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उड़ेगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। निम्नलिखित में किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो माशकी का लघु शिलालेख में है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है? तो ये आपका गुर्जरा अभिलेख। तो देखिए, 4 नाम याद रखिएगा, माशकी, गुर्जरा, नेत्तूर या एवं उड़ेगोलम। अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है किससे? तो ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलिकर माफ कर दिया गया और भूराजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है। अगला है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ में बताया। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का एक ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो कालसी से मिली है, देहरादून में है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख वह स्थान जिस राज्य में है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है, इसको सुमेलित करना। तो देखिए, उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर देखिए, आपका जो धौली है, धौली उड़ीसा में है, सही है, धौली उड़ीसा में है। एरगुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में, सही है। कालसी कर्नाटक में नहीं है, कालसी आपका उत्तराखंड में है। जौगढ़ जो है उड़ीसा में है, जौगढ़ उड़ीसा में। तो केवल 2 यहाँ पे सही है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 युग। ठीक है। फिर से देख लीजिए, धौली उड़ीसा में है, एरगुड्डी आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ उड़ीसा में, कालसी उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समनव्य के बारे में कहता है? तो जो बरहमा शिलालेख है, अशोक का बरहमा शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि बरहमा शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण समनव्य के बारे में प्रमाण मिलता है। अगला है कलिंग युद्ध की विजय। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में। किसमें किया गया? 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है। यह घटना जो है, जो कलिंग का युद्ध होता है, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व के लगभग घटित होती है। और ये जो आपका शिलालेख 13वां शिलालेख जो है, ये इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। अगला कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो ये किसमें किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेख में और 13वें अभिलेख में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से लाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ध्यातव्य कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। यहाँ पे कलिंग विजय की बात ही है
किसके द्वारा कलिंग विजय की गई, ये बात नहीं की गई प्रश्न में। तो कलिंग का विजय जो है वो नंद राजा के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो उल्लेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो ये आपका शिलालेख 12 है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने के उद्देश्य से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ये कहा था अशोक का कथन है ये, ठीक है, और 12वें शिलालेख में उद्धृत है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से शिलालेख हैं, तो शिलालेख दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख जो है संगम काल के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, संगम राज्य के बारे में। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, शत्युपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांड्यों, ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो चोल, पांड्य, शालिपुत्र का है, परंतु सातवाहन राज्य का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो है ये मिस्र का शासक था, मिस्र का। अशोक मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। इसमें अंत्योक को हम लोग एंटियोकस द्वितीय थियोस के नाम जानते हैं, सीरिया का शासक था। दूसरा है तुर्मे या तुर्माय, टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस के नाम जानते हैं, मिस्र का राजा। अंतिकिनी एंटीगोनस गोनाताश मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग शायरिन का शासक था तथा अलिक सुंदर अलेक्जेंडर ये एपाइरस या एपीरस का राजा था। तो ये 5 प्रमुख रहे हैं, ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, तुर्मा या टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये मिस्र का राजा था, कहाँ का, मिस्र का, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य राजाओं के थे। किसके थे, मौर्य राजाओं के थे। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, शांति और अहिंसा, नहीं, धार्मिक बड़ों का सम्मान है। नहीं, एक सेकंड, गलत होगा थोड़ा सा, इसका ई ऑप्शन है, मतलब एक से अधिक। देखिए, अशोक का धर्म अर्थात धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है अपाशिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादे साधवेचा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है, ठीक है। तो इसमें आपका बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, इसके अतिरिक्त आपका राजा शांति और अहिंसा, इन सभी की बात है, तो एक से अधिक, इसलिए ई ऑप्शन है, ठीक है। अगला है निम्न से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये किस शिलालेख में, स्तंभ अभिलेख 5 में। तो जो स्तंभ अभिलेख 5 है उसमें यह चीज़ बताई गई है, ठीक है, स्तंभ अभिलेख 5 में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ये है आपका कौन सा, शहगौरा ताम्रपत्र है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त शहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगुरा जिले जो कि बांग्लादेश में है से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व तीसरी सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध में इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है, कारण क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ठीक है। कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कथन कांड यहाँ पे सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्र और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। अगला है कथन कांड का प्रश्न है आपका, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर कथन है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। सही है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया नहीं। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। अगला है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के छत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक ग्रंथ अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अगला है मेगास्थनीज दूत था किसका? तो ये आपका सेलुकस निकेटर का था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। किस में किया गया है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया, 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो ये आपका मेगास्थनीज की इंडिका में है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। किस में? तो मेगास्थनीज के इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड था। टैक्स छुपाने या चोरी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा संचालित होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। प्रशासन का वर्णन, तो ये आपका इंडिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये है आपका मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कौन सा रहा है? तो इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। इंडिका के मूल लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज था। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। अगला है इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है आपका वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी रहा है? तो यहाँ पे 4 कार्य हैं। नाप तौल के बांटों का निरीक्षण नहीं, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना नहीं, जन्म एवं वस्तु का मृत्यु का पंजीकरण, ये आपका मौर्य काल से ही चला आ रहा है। ठीक है, शिल्पकारों का शिक्षण ये नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वो मौर्य काल से चला आ रहा है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में? तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ, क्यों? मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रांतीय। सबसे बड़ी प्रांतीय। प्रांतों का विभाजन मंडल में, मंडल का विभाजन विषय में, विषय का विभाजन स्थानीय में और स्थानिक विभाजन द्रोणमुख मतलब 400 गांवों का समूह द्रोणमुख था। द्रोणमुख का विभाजन करवाटिका या खारवाटिका में तथा खरवाटिका का विभाजन संग्रहण में किया गया था। ठीक है, खरवाटिका का विभाजन संग्रहण, ये 10 ग्रामों का समूह था, इसमें किया गया था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ पे जो अवरोही क्रम होगा, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले क्या आएगा? संग्रहण आएगा। संग्रहण, ठीक है, मतलब खारवाटिका का विभाजन संग्रहण में, तो संग्रहण आएगा, फिर करवाटिका या खारवाटिका आएगा, फिर इसके बाद द्रोणमुख, फिर स्थानीय आएगा। तो ये क्रम आपका कहीं पे नहीं है। ठीक, सबसे पहले संग्रहण, तो संग्रहण कहीं दिख ही नहीं रहा पहले, हर जगह बीच में है या आखिरी में है। देखिए मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? तो संस्कृत कला एवं साहित्य का सोने के
सोने के सिक्कों का विकास नहीं किया था। संस्कृत कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदुकुश तक साम्राज्य का। तो ए सी डी मतलब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मौर्य सम्राटों ने संस्कृत कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। 5 प्रांत कौन थे? उत्तरापथ था, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों का भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। अगला है भाग एवं बलि। क्या थे? भाग एवं बलि जो है राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसे सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। जबकि अग्रोनोमाई या एग्रोनोमाई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। अकराध्यक्ष या अकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सीता जो है ये आपकी राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ठीक है। और मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा की जाती थी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न से कौन राजस्व इकट्ठा करने संबंधी था? तो राजस्व इकट्ठा करने का कार्य जो है समाहर्ता करता था। समाहर्ता मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। आप अंतपाल, सीमा रक्षक या सीमावर्ती अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। जबकि प्रतिष्ठा मंडल स्तर का प्रशासक था। जो प्रतिष्ठा था ये मंडल स्तर का प्रशासक था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो जो आपका पौतवाध्यक्ष था, पौतवाध्यक्ष जो है ये तौल माप का प्रभारी हुआ करता था। ए ऑप्शन। पंड्याध्यक्ष जो था ये वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष जो है ये बूचड़ खाने के प्रभारी थे। पंड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है मार्ग निर्माण से संबंधित थे। देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित है। इस तरह मार्ग निर्माण उनका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। अगला है, पंकोदक सन्निरोधे पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस पर? तो ये जो है आपका सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ये आपका जुर्माना लिया जाता था। देखिए, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना। एक तरफ अधिकारी और उनके कार्य। देखिए, जो तलार अधिकारी था, इसका कार्य क्या था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी। शासाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। बलाधिप चुंगी कर का सुरक्षक। दोबारा देख लीजिए, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये आपका तक्षशिला था। मौर्य काल में वैशाली वर्तमान बिहार का एक जिला है। वैशाली जो है विकल्प में से जो वैशाली है ये वर्तमान बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा था। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा जो दूसरा है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे। 2 न्यायालय इसमें थे। एक था धर्मस्थीय, दूसरा था कंटक शोधन। एक आपका धर्मस्थीय था और दूसरा कंटक शोधन। तो 2, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। डी ऑप्शन। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में मुख्यतः न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन जो है फौजदारी न्यायालय। याद रखिएगा, धर्मस्थीय दीवानी था, दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। ठीक है। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, मतलब जो प्रतिष्ठा था वो कंटक शोधन
जो न्यायालय था उसका न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नांकित में से किसका व्यवसाय था? निम्नलिखित में से तो ये जो है मागध का जो है व्यवसाय था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं शूत वर्गों का था। अगला है गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये द्रविड़ों ने किया था। किसने किया था? द्रविड़ों ने किया था। गांवों के शासन के स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था, ठीक है। सूत्रपात द्रविड़ों में चोलों ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो ये अर्थशास्त्र में दी गई थी। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त मतलब छोड़ दी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी की व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह जो है प्रोहिबिटेड है। किसमें? मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो अर्थात विधुर हो, वह विधुर है, पुनर्विवाह कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिसका पति मर गया है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? तो इसे भ्रातृ क्षत्रियों के रूप में शामिल किया गया था। फॉलन क्षत्रिय। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आते हैं, उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, हेनसांग। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका मेगस्थनीज आते हैं, मेगस्थनीज के बाद जो है फाहियान के बाद हेनसांग और सबसे लास्ट में इत्सिंग। तो मेगस्थनीज फिर फाहियान, मेगस्थनीज के बाद फाहियान है और इसके बाद हेनसांग है, फिर आपका इत्सिंग। तो ये क्रम आप याद रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए यूनानी शासक सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी और चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आता और इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त को का जो नाम मिलता है वो सैंड्रोकोटस मिलता है। बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी और एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन है और इसमें बताने हैं सही कथन कौन से हैं। तो देखिए पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंडव ने की थी और उसने राज सिंहासन हत्या लिया था, ये भी सही है। आंध्र ने कंडव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर जो है वो सही है। तो 1 2 3 डी ऑप्शन। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कंडव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख या सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो मौर्य काल में प्रणयम जो है आपातकालीन कर को कहा गया है, प्रणयम। ईस्वी सन से पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। चूँकि यहाँ पे देखिए ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों, यदि ये हटा दिया जाता है कि किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो इसमें रुद्रदामन भी आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ही केवल आएंगे।
ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्प गुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक के समय पर तुषास्प ने तीसरी शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व में इसमें नहरें निकलवाई। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। शक शासक रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने इस झील के बांध की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इस झील का पुनरुद्धार कराया। तो इस प्रकार से इससे स्कंदगुप्त का भी नाम जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो ये देखिए आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। ठीक है। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़, जिसे गिरनार के नाम से जानते हैं, से शक संवत 72 या 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त होता है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टॉड ने इस लेख का पता लगाया था। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। अगला है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास 4 कथन हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं, ये कथन आपका गलत है, डी वाला। देखिए बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख है। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफादान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों काट कर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, 321 से 184 ईसा पूर्व से। ये 6ठी शताब्दी ईसा की नहीं है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की नहीं है। ठीक है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम से। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो परखम से प्राप्त हुई, परखम। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। 2 सूचियाँ हैं, इन्हें कौन सा युग में सही सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए लोथल, ये एंशियंट डॉकयार्ड था, प्राचीन बंदरगाह था, सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं, ये गलत है, ये आपका सांची का होगा। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, सही है। तो 1 to 4 आपका सही है, पहला, दूसरा, चौथा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं। परंतु राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक का नाम युग्म गलत है। इसका सही युग्म क्या है? सारनाथ होगा, सांची नहीं होगा, सारनाथ होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो डी ऑप्शन। देखिए डॉक्टर KP जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्राराक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।